वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर अमित। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। मेनली ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है। और अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है। और ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए, अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन क्या होती है, पूरे जीनोम की होती है। और अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन पूरे जीनोम की नहीं होती। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसक्रिप्शन पूरे जीनोम की क्यों नहीं होती, उसका मेन रीज़न क्या है। देखिए, अगर हमारी जो बॉडी है वो पूरे के पूरे जीनोम की अगर वो ट्रांसक्रिप्शन कराएगी फिर उसके बाद ट्रांसलेशन कराएगी तो ये हमारे लिए क्या होगा, पूरा वेस्टफुल प्रोसेस होगा। इसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ वहीं से ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे जहाँ से हमें उस स्पेसिफिक प्रोटीन की या आरएनए की हमें रिक्वायरमेंट है। हम पूरे के पूरे जीनोम की ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराएंगे। तो इससे क्या होगा, सेल की बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जिस पोर्शन से हमें रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आरएनए की बात हो चाहे वो प्रोटीन की बात हो, हम सिर्फ वहीं से ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन कराएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है और आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब देखिए, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर आपको दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं और एक डीएनए स्ट्रैंड से क्या हो रही है, वहाँ पर एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही है। देखिए, जो अगर हम डीएनए की डुप्लिक्स की बात करते हैं तो डीएनए में क्या होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं। एक पोलैरिटी की अगर हम बात करते हैं, उसकी पोलैरिटी क्या होती है, 5' to 3' होती है। और दूसरे डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, 3' to 5' होती है। अब देखिए, दोनों के दोनों स्ट्रैंड एक्ट कर सकते हैं किसके लिए, एमआरएनए की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही डीएनए के जो स्ट्रैंड है वहाँ से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए, अब नया क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ और सिर्फ एक जो स्ट्रैंड है वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन क्यों हो रही है। तो देखिए, अगर हमें किसी प्रोटीन की या आरएनए की फॉर्मेशन करानी है तो अगर हम दोनों स्ट्रैंड से कराएंगे तो ये भी क्या होगा, हमारे लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ उतना मटेरियल चाहिए जितना कि हमें चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वहाँ से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। देखिए, जो डीएनए की अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन किसी भी स्टैंड से हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाले स्टैंड से नहीं हो सकती या नीचे वाले से नहीं हो सकती, दोनों से हो सकती है। लेकिन बात ये है या कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंड से ही ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगी। अगर दोनों स्टैंड से वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक वेस्टफुल प्रोसेस होगा। तो इस स्टैंड में आपको क्या दिखाया गया है, जो नीचे वाला स्टैंड है जिसकी पोलैरिटी क्या है, 3' to 5' है, वहाँ से एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखिए, जो एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है उसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, 5' to 3' होती है। रेप्लिकेशन में भी क्या होता है कि उसकी पोलैरिटी क्या होती है, 5' to 3' होती है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें क्या होता है, हम जनरली ये देखते हैं चाहे वो रेप्लिकेशन है चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन है, तो उसकी जो पोलैरिटी होती है वो होती है 5' to 3'। यानी कि हमेशा जो 3' है वहाँ से जो चेन की एलोंगेशन हमें देखने को मिलती है। कभी भी हमें 5' से हमें चेन की एलोंगेशन नहीं देखने को मिलती। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए, जो 3' पर क्या होता है वहाँ पर हमें OH ग्रुप देखने को मिलता है। और OH ग्रुप में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। यानी कि देखिए, वो जैसे फोस्फेट ग्रुप है वहाँ पर वो अटैक कर सकता है। अटैक करने के बाद फिर वहाँ से क्या हो जाता है, फायरोफॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन के फीचर्स के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा पॉलीमरेज इन्वॉल्व होगा, इसमें आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होगा, इसमें डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व नहीं होगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन करने का काम करता है। और आरएनए क्या करता है, डीएनए के ऊपर क्या करता है, एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है। यानी ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। अब देखिए, आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है, डीएनए डिपेंडेंट मीन्स कि ये डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी फॉर्मेशन के लिए। और इसमें आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अब देखिए, रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो क्या है, प्राइमर डिपेंडेंट है। यानी कि उसको प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है तभी वहाँ पर रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ट्रांसक्रिप्शन बिना प्राइमर के होती
होती है, यानी कि ये क्या है, प्राइमर इंडिपेंडेंट है। फिर बात ये आती है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि पूरे के पूरे जीनोम की ट्रांसक्रिप्शन हमें नहीं देखने को मिलती। जिस स्पेसिफिक पोर्शन की हमें ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आरएनए की फॉर्मेशन होगी और उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे। यानी कि जहाँ से आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक जो स्ट्रैंड है वो एमआरएनए की फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होता है या उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। दोनों के दोनों स्ट्रैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। लेकिन अलग बात ये है कि कोई भी स्ट्रैंड आरएनए की फॉर्मेशन कर सकता है, दोनों में पोटेंशियल है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड से है। फिर बात आती है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होगा। जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसकी कोई स्टार्टिंग होती है, उसकी कोई एंडिंग भी होती है। तो जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है हमारे जीनोम में, उस साइट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन साइट कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कहते हैं। और जहाँ पर उसकी टर्मिनेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट कहते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में डिफरेंस कहाँ पर आता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो यूकैरियोट में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वो क्या होती है, मोनोसिस्टोनिक होती है। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जीन से, यानी कि वहाँ पर एमआरएनए की, आरएनए की वहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मोनोसिस्टोनिक होती है, यानी कि वहाँ से मल्टीपल जीन की क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। अब देखिए, जो मोनोसिस्टोनिक जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है यूकैरियोट्स में, वो सिंपल टाइप की भी हो सकती है, वो कॉम्प्लेक्स टाइप की भी हो सकती है। जैसे कि आपको नाम से ही इंडिकेशन मिल रही है कि सिंपल में क्या होगा, वहाँ पर हमें एक एमआरएनए की, आरएनए की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी, और जहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पर हमें मल्टीपल आरएनए की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि वहाँ पर मल्टीपल आरएनए की फॉर्मेशन हमें कैसे देखने को मिल रही है। आपने सुना होगा अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का प्रोसेस, जिसके बारे में हम फर्दर लेक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है, कम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में किससे मल्टीपल आरएनए की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसमें जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है वो वहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास स्टैंड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऊपर वाला स्टैंड है वो किसकी तरह एक्ट करता है, वो कोडिंग स्टैंड की तरह एक्ट करता है, और नीचे वाला स्टैंड क्या करता है, टेम्पलेट स्टैंड की तरह एक्ट करता है। तो देखिए, आपको जो टेम्पलेट स्टैंड का मतलब ये है कि वहाँ से एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, और कोडिंग स्टैंड की हम इस वजह से इसकी नेमिंग करते हैं क्योंकि जो कोडिंग जो स्टैंड है उसकी जो सीक्वेंस सिमिलैरिटी होती है वो बिल्कुल एमआरएनए की तरह होती है। डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और ये वाला जो हमारे पास कोडिंग स्टैंड है यहाँ पर थाइमिन प्रेजेंट होता है, बस ये डिफरेंस होता है। अब देखिए, इसकी जो सिमिलैरिटी है, सीक्वेंस सिमिलैरिटी है, वो एमआरएनए की तरह होती है, इसी वजह से हम कोडिंग स्टैंड को क्या कहते हैं, सेंस स्टैंड भी कहते हैं। अब बात आती है टेम्पलेट स्टैंड की। इसकी जो सीक्वेंस होती है वो बिल्कुल कंप्लीमेंट्री होती है किसके, जो हमारा आरएनए बनता है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम एंटीसेंस स्टैंड कहते हैं। तो देखिए, ये हमने डिस्कस किया कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कैसे हो रही है। यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, और प्रोकैरियोट में हमारे पास क्या होती है, पॉलीसिस्टोनिक हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रीजन्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। देखिए, अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना है। आप किसी भी पॉइंट को मान सकते हो कि आप अगर मिडल में मान लें ऊपर वाले स्टैंड में, तो जो 5 प्राइम वाली साइड होती है वो क्या होती है, उसकी अपस्ट्रीम रीजन होती है, और जो हमारे पास 3 प्राइम वाली साइड होती है वो क्या होती है, डाउनस्ट्रीम होती है। अगर हम नीचे वाले स्टैंड में मिडल वाले पॉइंट को उसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं तो उसकी जो राइट साइड है वो क्या अपस्ट्रीम साइड है, और जो उसकी लेफ्ट साइड है वो क्या है, हमारे पास डाउनस्ट्रीम है। देखिए, जो हमारे पास अपस्ट्रीम वाले रीजन्स होते हैं उसको हम माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास डाउनस्ट्रीम वाले रीजन्स हैं उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम इस वाले स्टैंड की अगर हम बात करते हैं तो जो ऊपर वाला स्टैंड है उसके अपस्ट्रीम रीजन को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, डाउनस्ट्रीम को हम क्या करेंगे, प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम बात करते हैं नीचे वाले स्टैंड की। इसकी जो 3 प्राइम वाली साइड है यानी डाउनस्ट्रीम वाली साइड है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो अपस्ट्रीम वाली साइड है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि स्टैंड कोई भी हो सकता है। हमें इसकी जो बतानी है कि अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है वो हम कैसे बताते हैं कि वो 5 प्राइम की साइड किस साइड है। यानी कि अगर वो लेफ्ट साइड है तो वो क्या होगी, अपस्ट्रीम साइड होगी, और 3 प्राइम वाली जो साइड होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो राइट साइड में प्रेजेंट होती है।
तो ये हमने डिस्कस कर लिया ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया, ट्रांसक्रिप्शन बबल दिखाई गई है। यानी कि देखिए, अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन करानी है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो डीएनए डुप्लेक्स है हमें उसकी अनवाइंडिंग करानी होगी, उसको खोलना होगा। अब देखिए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि वो खुलता रहता है। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, हमें जैसे ट्रांसक्रिप्शन करानी है, ऐसा नहीं होता कि हमें जितनी ट्रांसक्रिप्शन करानी है, जितने पोर्शन है, वो सारा का सारा मतलब अनवाइंड हो जाता है। वो धीरे धीरे करके अनवाइंड होता है कि फॉर एग्जांपल 10 जो न्यूक्लियोटाइड हैं वहाँ से एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी, उतना खुला, फिर उसके बाद आगे उसने जाना है तो उतना खुला। यानी कि एक बार में जो डीएनए डुप्लेक्स है उसकी अनवाइंडिंग नहीं होती, उसकी अनवाइंडिंग करने में हमें टाइम लगता है, यानी कि वो धीरे धीरे होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसमें वो इन्वॉल्व होता है। जो ऊपर वाला स्टैंड है उसे हमने क्या बोला, कोडिंग स्टैंड बोला, और नीचे वाले स्टैंड को हमने क्या बोला, टेम्पलेट स्टैंड बोला, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो आरएनए है उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर हमें जो एरो दिखाया गया है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि जहाँ पर 3' OH है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर कंटिन्यूस वे में ऐड होते जा रहे हैं, और न्यूक्लियोटाइड की एडिशन का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ पर क्या होगा, 3' पर क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और OH ग्रुप क्या करता है, जो हमारे पास नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे उसमें क्या होता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, उसके पहले वाले जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके बाद वो अटैक करता है, उसके बाद जो फायरोफॉस्फेट ग्रुप है वो वहाँ पर रिलीज हो जाता है, और इसका रिजल्टेंट हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर जो हमारे पास नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है ये क्या करता है, ये जो आने वाले यानी जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आएगा उसके फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, फिर दोबारा से हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से कंटिन्यूस वे में वहाँ पर क्या होती है, चेन की एलोंगेशन होती रहती है। थैंक यू।